नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एचडीआईएस परिवार के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूपीएससी के जो मेंस के एग्जाम होते हैं, या फिर आप टीसीएस दे रहे हो या फिर आप आईएएस देने वाले हो, तो कोई भी एग्जाम में आप बैठने वाले हैं और उसका मेंस देने वाले हैं, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम संबंधित, तो आप कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो वो है आंसर राइटिंग। यानी कि किसी भी मेन से क्वेश्चन का आपको आना चाहिए क्या, आंसर लिखना, कि कैसे उसकी शुरुआत हो, कैसे उसका निष्कर्ष लिखें, और पॉइंट किसी में कैसे दिया जाता है। यहाँ से दो समझ क्रिएट होती हैं। एक तो प्रैक्टिस करके आपको पता चल जाता है कि कैसे पॉइंट देने होते हैं, ठीक है, और कैसे किसी किसी चीज की शुरुआत करनी होती है और कैसे इसका निष्कर्ष लिखना होता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन देखते हैं, हम जैसे कि आपको डेली क्वेश्चन लेके आते हैं और आप टॉपिक देखते हैं कि हाँ, ये टॉपिक मैंने कहीं ना कहीं न्यूज में सुना है, ये न्यूज में रहता ही है किसी न किसी कारण से, और ये चीज मैंने सुनी है और इस टॉपिक से क्वेश्चन क्रिएट हुआ है, तो किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, हमारे लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपकी ये भी समझ क्रिएट होती है कि हाँ, ये टॉपिक है, तो ये मैं एज ए यूपीएससी स्टूडेंट या फिर मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर मुझे मेन से लिखना है, तो मुझे उस चीज की तैयारी करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ से ये चीजें समझ में आना स्टार्ट होता है। तो आज के लिए कौन से दो क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आइए वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य, यानी क्वेश्चन किस चीज पे आया है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, उसके उद्देश्य पूछे गए हैं, उसकी चुनौतियां क्या है, और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो ये एक कार्यक्रम है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कार्यक्रम है, उसके उद्देश्य पूछे गए हैं, उसकी चुनौतियां पूछी जा रही हैं, और अर्थव्यवस्था पर उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं ये पूछा जा रहा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वनाग्नि की घटना एक कर्मिक और पर्यावरणीय समस्या बन गई है, जिसके गंभीर प्रभाव होते हुए वनाग्नि के कारणों और प्रभाव को बताते हुए, क्या, इसके कारणों और इसके प्रभाव को बताते हुए इस प्रकार की जो है प्राकृतिक आपदाओं के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के उपाय बताइए। यानी कि इस चीज को कम क्या कैसे किया जा सकता है, उसके उपाय बताते हैं, और इसके होने के कारण क्या है, इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं। एक ही चीज से आप तीनों चीजें जो है वो सीख जाओगे। एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है, वनाग्नि की घटनाओं के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, वहां से उसके कारण क्या होते हैं, उसके इफेक्ट क्या क्या पड़ सकते हैं, और उसको यदि कम करना है तो हमें क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए, और हमें क्या कर लेना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए। ये चीजें, तीनों चीज आपको एक ही क्वेश्चन से मिल जाएगी। अब क्वेश्चन कैसे भी तोड़ मोड़ कर पूछा जाए, कुछ भी चीजें चेंज हो, इन तीनों पॉइंट में से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, या तो कारण मिलेंगे, या इफेक्ट मिलेंगे, या उसके उपाय मिलेंगे। ठीक है। तो ये घटना, एक क्वेश्चन आपको बहुत कुछ दे के जाता है। तो जहां पर आप इस तरह उस तरह की चीजों में बड़े होते हो, या फिर अपनी फैमिली बीएफ जीएफ जो है चुनौतियों के अंदर घिरे हुए हो, वहां से निकलिए, उन चुनौतियों से निकल के ये चुनौतियां जो है अपनाते हैं और इनका समाधान निकालते हैं, और देखते हैं कि ये हमें क्या देंगी। ये एक दिन हमें आईएएस बनाएंगी, ये हमें एक दिन पीसीएस बनाएंगे, आपको एसडीएम डीएम आईएएस के पद पे बैठाएंगी। ठीक है। और वहां पर आपको आपका जो सपना है अल्बासना में जाने का, वो आपको जो है आपकी सफलता सुनिश्चित कराएंगी। तो ये बेहतरीन है, या फिर वो चुनौतियां बेहतरीन है, या वो एजुकेशन चैनल बेहतरीन है जो आपको कहानियां देते हैं और व्यूज अपलोड करते हैं। ठीक है। तो क्या आपको चाहिए, आपकी चॉइस है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, उसके ऊपर क्वेश्चन आया है, उसके उद्देश्य पूछे गए हैं और उसकी चुनौतियां पूछी गई हैं। इसके उद्देश्य और चुनौतियां क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव, इसकी विवेचना कीजिए। 250 शब्दों में क्वेश्चन लिखा है। शुरुआत करते हैं, इस चीज के बारे में बताते हैं कि ये कार्यक्रम क्या है। ठीक है। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है। इसके तहत जो है परिवर्तनों हेतु प्रौद्योगिकी का केंद्रीय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, और इसका एक अमरेला कार्यक्रम है जिसमें कई जो है पहलू शामिल है। हर किसी 2-3 लाइन की एक पृष्ठभूमि लिखनी है, किसी भी चीज की हम शुरुआत करते हुए, या तो उसके बारे में बता दीजिए, या कोई अन्य तरीके से एक अच्छी सी डेफिनेशन में, या एक अच्छा सा तरीके से आप इसकी पृष्ठभूमि लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, जो पूछा गया है, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन पढ़े तो एग्जैक्टली उस चीज को समझ ले कि वो क्या पूछना चाहता है।
इधर उधर का या फालतू ज्ञान देने का प्रयास ना करें कि आपको लगे कि यार मैं तो इसके बारे में 500 वर्ड लिख सकता हूँ। भाई उसने पूछे ही नहीं। उसने या तो आपको 250 वर्ड पूछे हैं, या फिर आपको हो सकता है 150 वर्ड पूछे। तो आपके पास 500 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको अच्छे से पता है उसने 150 और 250 पूछे हैं, तो 150 और 250 ही दीजिए। नहीं तो वो आपको ऐसे नंबर देगा जो आप पे नहीं झिलेंगे। यदि आप उसको ऐसे जो है अंक दोगे, सब दोगे जो उस पे नहीं झिल रहे हैं, तो आप भी उनके दिए हुए नंबर नहीं झिलेंगे। तो ऐसा क्यों करना है? ठीक है, फालतू ज्ञान नहीं फैलना है, इंपॉर्टेंट चीजें ही देनी है, और जो उसको आसानी से समझ में आ जाए वही उस चीज को देना है। यदि उसको आसानी समझ में आया तो वो भी आपको आसानी से नंबर दे देगा, नहीं तो वो आपको ऐसे नंबर देगा कि आपको अच्छा नहीं फील होगा। क्यों अच्छा ऐसा कुछ करना है? ठीक है, लोग के लिए चुनौतियां या घर वालों से पिटाई सिटाई क्यों खानी है? आगे बढ़ते हैं, उद्देश्य देख लेते हैं कि इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है। अब आपको कोई भी चीज पूछे, आपको देखिए यहाँ से क्या क्या चीज सीखने को मिलेंगी। एक छोटा सा कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य क्या क्या है। डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना, सभी नागरिकों को डिजिटल पहुंच जो है प्रदान करना। डिजिटल सेवाएं संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों को डिजिटल रूप में सक्षम बनाना है। डिजिटल जो है साक्षरता को बढ़ावा देना, डिजिटल रूप में कुशल कार्यबल तैयार करना, और शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ जो है दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना है। डिजिटल क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ये 4-5 जो है पॉइंट हमने ले लिए, और इसमें हमें समझ में आ गया कि इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या क्या है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई ये कार्यक्रम है क्या, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है, नॉर्मली भी पूछे कि उद्देश्य क्या है, पिताजी मैं आपको आज पूछूं कि भाई डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है, तो क्या आप ऐसे लिख पाते? सोचिएगा कि आपके लिए ये चैनल, ये कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, या फिर वो चीजें इंपॉर्टेंट है जहां पर मस्त मस्त वीडियो चलती हैं और आप जो है खुश होते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम की वीडियो देखते होंगे कच्चा बादाम पक्का बादाम, जो भी है। आपका बादाम पक्का होना जरूरी है, नहीं तो ऐसा कच्चा बादाम होगा कि फैमिली भी आपको कच्चा पक्का बादाम ही कर देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से संबंधित चुनौतियों के बारे में, कि हमारे सामने इस कार्यक्रम के संबंध में क्या क्या चुनौतियां हैं और उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो क्या क्या लिख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, अगले बंदे को पॉइंट टू पॉइंट पकड़ाएंगे और पॉइंट टू पॉइंट नंबर लेंगे। अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, वो काम करना है हमें भी। वही चीज देनी है जो उसको चाहिए, और उससे वही चीज हमको भी चाहिए। जो अपने को चाहिए वो हमको दे दो, और जो उसको चाहिए वो उसको दो। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई उसको जो चाहिए थी हमने जो है उसको दे दिया वो चीज जो उसको चाहिए, तो वो भी हमें वो चीज दे देगा जो हमको चाहिए। तो जो हमको चाहिए यदि आपको वो लेना है तो उसको वो दीजिए जो उसको चाहिए। इस कहने का स्पष्ट मतलब है कि एग्जामिनर को वो प्रोवाइड कराओ तो उसको आसानी से समझ में आ जाए, और जो यानी कि जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया हो, एग्जैक्टली जो पूछा गया हो वो दे दो, आसानी से उसको समझ में आ जाए वो दे दो, और एक अच्छा सा आंसर लिखो तो आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए? आईएएस बनना है, टीचर बनना है, डीएम वाला पावर चाहिए ना, तो मस्त वाली पावर यहाँ भी दिखाओ। तो चलते हैं, चुनौतियां क्या क्या दी गई हैं वो देख लेते हैं। डिजिटल डिवाइड का होना, यानी कि देश भर में डिजिटल बुनियादी ढांचे और सेवाओं की असमान वितरण है। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये दे सकते हैं कि भाई ये भी एक चुनौती है, असमान वितरण वाली। ठीक है, साइबर सुरक्षा की बात करें तो डिजिटल बुनियादी ढांचे और डेटा के संदर्भ में साइबर खतरे भी हैं। तो ये भी हमारे सामने है भाई, इस चीज तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है साइबर प्रॉब्लम। ठीक है, और डिजिटल साक्षरता की बात करें तो काफी लोगों को ये चीज चलानी नहीं आती, उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो जब नॉलेज सीमित होती है तो वो भी एक चुनौती ही होती है। ठीक है, जो उसका यूज नहीं करना तो उसका गलत यूज हो सकता है। ठीक है, आधारभूत संरचना, इस कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने हेतु देश के कुछ हिस्सों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, तो हमारे पास उस तरह का स्ट्रक्चर ही नहीं है, उस तरह की जो है आधारभूत संरचना ही नहीं है, तो वो भी हमारे सामने एक चुनौती की है। ठीक है, गोपनीयता से संबंधित जितना यानी नागरिक का जो डेटा है वो गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो ये भी हमारे सामने चुनौती है कि भाई जिसकी गोपनीयता है, जिसके जो गुप्त कुछ कार्य हैं वो बने रहें। भाई आप अपना काम करते रहो, हमें हमारा भी इम्पोर्टेंट हिस्सा है तो हमें चुनौती के बारे में बता दिया है, आसानी से 4 पॉइंट 5 पॉइंट में बता देना है कि भाई ये आपकी चुनौतियां हैं, आप पकड़ो। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है। अब देखते हैं इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके क्या इफेक्ट है, यानी कि सब चीजें पॉइंट क्लियर करते चलेंगे, जो पूछा है वही बताएंगे। डिजिटलीकरण का विस्तार होना, यानी कि इस कार्यक्रम में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि हुई है, जिससे क्या हुआ है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान मिला है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया।
दूसरा क्या है कि रोजगार सृजन होना, यानी कि इस कार्यक्रम के डिजिटल क्षेत्र में रोजगार के अवसर जो है वो सृजित हुए हैं। कैसे? ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग है, जो है ऐप डेवलपमेंट करते हैं ना, और डेवलप करते हैं जो ऐप को, वो भी लोग हैं, उनको भी रोजगार मिला है। तो बहुत सारे रोजगार इस चीज से विकसित भी हुए हैं। तो अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट है ही, ठीक है। व्यापार करने में सुलभता हुई है इस कारण से, जो है इस कार्यक्रम से कई सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण हुआ है, जिससे भारत में व्यापार करना आसान हो गया है। तो ये भी एक बेनिफिट मिला है, और ये किस चीज को मिलेगा? अर्थव्यवस्था को मिलेगा। अब बात करें दक्षता और पारदर्शिता में वृद्धि, यानी कि शासन में जो प्रौद्योगिकी के उपयोग में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ी है, जिससे क्या हुआ कि भ्रष्टाचार कम हुआ और सेवा वितरण में सुधार हुआ। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ये किस चीज की ओर बढ़ा रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा, ठीक है। नवाचार और उद्यमिता की बात करें तो इस कार्यक्रम से जो है डिजिटल क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिला है, जिससे कि नए नए स्टार्टअप और जो व्यवसाय हैं उसमें जो है उनका उदय हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट आप दे सकते हैं जब आप बात करें किस चीज की इफेक्ट की बात करें। अब चलते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं कि डिजिटल रूप से सशक्त भारत सपने को साकार करने की दिशा में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कदम है। ओह, हालांकि इससे संबंधित कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था और समाज पर इसके कार्यक्रम का प्रभाव हमें सकारात्मक देखने को मिल रहा है, यानी कि सकारात्मक रहा है। और उम्मीद है कि यह भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो एक कार्यक्रम की जो किस कोई जो आप निष्कर्ष लिखे तो वो आप ऐसा लिख सकते हैं कि भाई कार्यक्रम इस चीज के लिए है, मगर हाँ हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन इस चीज के कुछ सकारात्मक इफेक्ट हमें देखने को मिले हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें बनी रहेंगी और इसको और विकसित रूप में लेके चलेंगी। तो एक अच्छा सा कार्यक्रम है, कोई अच्छा कार्यक्रम है तो उसके प्रश्न भी आप ऐसे लिख सकते हैं। जो पूछा गया था वो हमने बता दिया है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वनाग्नि की जो घटनाएं होती हैं वो एक कर्मिक पर्यावरणीय समस्या बन गई है, इसके गंभीर प्रभाव होते हैं, बिल्कुल होंगे, वो एक घटना है। और वनाग्नि के कारण बताने हैं, उसके प्रभाव बताने हैं, और इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को कम करने के, उसके प्रभाव को कम करने के हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इस पे चर्चा करनी है। तो इम्पोर्टेंट पहले वो चीज बताई जाए कि वो पूछा गया, जिस चीज में क्वेश्चन आया है वो एक्जेक्टली है क्या, उसके कारण क्या है, यानी कि होने के कारण क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, उसके इफेक्ट पड़ते हैं वो क्या है, और उन इफेक्ट को कैसे कम किया जा सकता है, उसके उपाय क्या है। तो एक ही चीज से तीन चीज सीखेंगे। पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। वनाग्नि गंभीर रूप से प्रभावित करने वाले एक जो है पुनरावर्ती पर्यावरणीय समस्या है, जो हाल ही में गोवा के वनाग्नि घटना के सामने आई है। लेकिन ये क्वेश्चन मैं इस टाइम पीरियड में पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कि आप एग्जाम 2024 में दें, हो सकता है कि आप एग्जाम 2025 में दें, या फिर 26 में दें, आप कभी भी दें। देखिए, उसके कारण, उसके प्रभाव और उसके उपाय चेंज नहीं हो सकते, अपडेट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप तब भी यूज कर सकते हैं, मगर जब आप किसी चीज की शुरुआत करें, यानी कि जब आप प्रश्न में लिखें, तो वो आंकड़े और जो घटना है, जब मैं बात कर रहा हूं इस टाइम पीरियड पर, तो मैं हाल ही में कुछ हुई घटना का इस्तेमाल करूंगा कि भाई हाल ही में ये घटने का देखने को मिला, तो वहां से हम चीजों को समझ सकते हैं, हमारे सामने ये चीज आई है। मगर जब आप आंसर लिख रहे हो, तो जब आपका जो टाइम पीरियड है 2025 है, 26 है, 24 है, उस टाइम पीरियड पे कोई बड़ी घटना हुई है जो सबके सामने आई है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए कि देखिए ये चीज घटना हुई है, ठीक है। तो अपना जब आप बात रहेंगे, अपडेट रखेंगे, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। आगे बात करें तो 2021 का अनुमान है कि देश की 36% से अधिक वन क्षेत्र पुनरावर्ती वनाग्नि का खतरा रखते हैं, जबकि देश में 6% वन अत्यधिक वनाग्नि प्रवण है। यानी कि डाटा निकाला जा रहा है कि कितने परसेंट वन जो है किस तरह से उसको इफेक्ट हो रहे हैं, और या कितना परसेंटेज है कि वहां पर जो वनाग्नि हो सकती है या वो घटना होने की संभावना वहां पर कितनी परसेंट है, तो वो चीज बताई जा रही है, ठीक है। लगभग 4% वन जो है वो अत्यंत वनाग्नि प्रवण है, और वनाग्नि की घटनाएं व्यापक स्तर पर संपत्ति, बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और वातावरण में हानिकारक प्रदूषकों को भी उन्मुक्त कर सकती है। इतने पेड़, इतनी चीजें जलेंगी तो क्या होगा, एनवायरमेंट खराब ही होगा, तो मानवीय स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, और उसमें आज जो है मानवीय लोगों का भी होता है, हम लोगों का भी होता है, कि ये कांड हम भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रश्न आप लिख सकते हैं, बहुत छोटी कर सकते हैं, ये जो परसेंटेज मैंने दी है इसको भी हटा सकते हैं। मैं जेन्युइन चीजें आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी चीज यहाँ पर कुछ नहीं होगी, आप उसकी शुरुआत कीजिए कि वो क्या होता है। दूसरी बात बताइए कि हाल ही में जो भी उस टाइम पीरियड पे वो घटना हुई हो उसका जिक्र कर दीजिए, कुछ आंकड़े दे दीजिए, जिससे ये लगे कि आप जो बोल रहे हैं वो प्रमाणित है।
जब प्रमाण के साथ आप बात करते हैं तो बंदा भी प्रमाण के साथ आपको नंबर देता है। और उससे क्या क्या थोड़ा थोड़ा एक दो चीजें हैं कि भाई बुनियादी ढांचे इस तरह की चीजों पर नुकसान पहुंचाता है और इन्वायरमेंट को भी खराब करता है, एक दो बात लिख दीजिए और 3-4 लाइन के अंदर अपनी पृष्ठभूमि को खत्म कीजिए, ठीक है। तो ये ऐसे शुरुआत करनी है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके पीछे कारण क्या है, निहित कारण क्या है। तो दो कारण हो सकते हैं, तो प्राकृतिक हो सकता है या मानवीय हो सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक की बात करें तो त्वरित आकाश से बिजली चढ़ती है, कुछ मान लो सूखे पेड़ हैं वहां पर बिजली गिर गई, और आकाश से जो बिजली गिरती है ना, तो उसके कारण भी ये चीज हो जाते हैं, वो प्रमुख कारण है। वृक्षों में अग्नि का कारण बनती है और सूक्ष्म वनस्पतियों और सतह दहन और ज्वालामुखी गतिविधि भी वनाग्नि के प्रमुख प्राकृतिक कारण है। वहां से अग्नि निकल के कहीं पर जाके गिर गई है, जो ज्वालामुखी जो राख आती है, जो आग आती है, उसके कारण भी ये चीजें हो जाती है। मगर कुछ हम लोग हैं जो महान विभूतियां हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। मानव जनित खुले में किसी प्रकार के लौ जलाना 1% इसको झेल सकते हैं, मगर ये लोग सिगरेट, बीड़ी, इलेक्ट्रॉनिक चिंगारी और प्रजन के किसी भी स्रोत के ज्वलनशील सामग्री के संपर्क में आने से इस प्रकार की यानी कुछ इसका प्रसार होता है और ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। लोग बाग वहां पर ऐसे करके सुट्टा चलाते हैं और बीड़ी पीते हैं, और या पी रहे भाई, हमसे बड़ी तोप कौन है इस दुनिया में, हमसे बड़ी तो कोई तोप ही नहीं है। उनको ना पुलिस वालों के पास पट्टा होता है, एक तो नॉर्मल जो वो हाथ से मारते हैं पीछे, ठीक है, और एक वो होता है जो मोटर से चलता है। उनको लगाओ, जो ये करते हैं ना बीड़ी, और वहां पे जाके जो पेट्रोल पंप पे करते हैं और जो वनों के अंदर जाके सिगरेट बीड़ी चलाते हैं ना, उनको फट्टे के नीचे लगाओ और मोटर को तब तक चला के रखना कि जब तक जो पीछे है ना वो बुलबुले की तरह फूल ना जाए, गुब्बारे की तरह ना फूल जाए, जो पिघल इनके वो सूझ ना जाए अच्छे तरीके से, कि जहां भी बैठे हैं और टच हो उनको महसूस हो कि मैंने क्या किया था और क्यों मैं पिटा। तो ये चीज उनके साथ पक्का होनी चाहिए। तो इस तरह के कांडी लोग हैं। आगे बढ़ते हैं, अन्य कारण जान लेते हैं किस तरह की चीजें हैं कि भाई वनाग्नि के प्रभाव की विनाशकारी तो हो सकते हैं, और जिसके कारण क्या क्या है। संपत्ति का नुकसान हो सकता है, यानी कि वनाग्नि घरों और व्यवसायों, अन्य जो है संरचना है उनको नष्ट कर सकती है। अवसंरचना की क्षति की बात करें तो वनाग्नि जो है सड़क है, पुल है, वन्य बुनियादी ढांचाएं हैं, उनको भी क्षति पहुंचा सकती है। पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो वनाग्नि जो है वन्य जीवों के आवास को क्षति पहुंचा सकती है, जिसमें वे शहरों को पलायन कर जाते हैं। क्या करें बेचारे, उनके घरों में आग लगी हुई है तो कहीं तो पलायन करेंगे, और फिर यहाँ गाड़ियां उड़ा देती हैं। तो चारों तरफ मौत है बेचारों की, और ये हमने किया है, ये लोग हम करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मानव वन्य जीव संघर्ष में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त कई वन्य जीव जो है वनाग्नि से बचने और असमर्थ हो पाते हैं और क्रॉस में बन जाते हैं, यानी कि वहीं पर राख बन जाते हैं, वहीं पर ही जल जाते हैं, जो बहुत ही दुखद घटना होती है और आपने कई बार देखा भी होगा, ठीक है। अगला पॉइंट की बात करें तो वायु प्रदूषण का पॉइंट दे सकते हैं कि वनाग्नि हानिकारक जो है प्रदूषक जैसे कि धुआं, राख का वातावरण में उन्मुक्त कर सकती है। यह प्रदूषक श्वास की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, और ये चीज हम ही करते हैं तो श्वास की प्रॉब्लम भी हमें ही होगी, और कई स्थितियों में जानलेवा भी हो सकते हैं। काफी बार तो कुछ लोग बेचारे अच्छे होते हैं, कुछ गंदे लोगों की वजह से वो भी प्रॉब्लम में आते हैं। तो भाई जो भी सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, या कहीं रूम में जाके पियो, खेत में, खलियानों में, वनों में, पेट्रोल पंप पे, वहां पर स्टाइल मत मारो। नहीं तो पुलिस को स्टाइल उनको सिखाना चाहिए कि उनको कहीं पे बैठे तो उनका महसूस हो कि ओहो मुझे कुछ तो किया था, जो ये पीछे से सूजा हुआ है, अस्तर सिस्टम जो है हिला हुआ है, सिस्टम हिला हुआ है उनका, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, मानव स्वास्थ्य जोखिम, यानी कि धुएं हैं, जहरीले गैसें हैं, उसका उत्सर्जन होता है, मनुष्य में गंभीर स्वास्थ्य प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। तो ये पॉइंट है जो आप देख सकते हैं कि कई इन कारणों से ये इफेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं उपाय। इफेक्ट भी हो गए, क्या क्या कारण है, प्राकृतिक कारण है, मानवीय कारण है, दोनों ही कारण से आग लग सकती है। आग लगी है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होंगे, तो वो इफेक्ट क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। उसके उपाय आप देख लेते हैं। देखिए, खुले में किसी प्रकार के ज्वलन से बचाव, यानी कि जो वनाग्नि के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उन्हें घटित होने से पूर्व ही रोक लिया जाए। कैसे रोक सकते हैं? यह सूक्ष्म दिनों में खुले में ज्वलन से बचाव, सिगरेट बीड़ी, वही लोग इनके ऊपर पट्टा चलना चाहिए, वो भी मोटर वाला, ठीक है, जो रुके ही ना। विद्युत लाइनों की निगरानी और उचित देखभाल के माध्यम से किया जा सकता है। यदि खुले में ज्वाला के माध्यम से अपशिष्ट निपटान आवश्यक हो तो यह योग्य पेशेवर कंपनियों द्वारा ही किया जाना चाहिए, जो कि सभी सुरक्षा आवश्यकता को पूरा करती हो, ठीक है।
तो ये पॉइंट आप दे सकते हैं। अगला क्या क्या है, अनिरोधक का निर्माण, यानी कि अनिरोधक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां से वनस्पति को हटा दिया जाता है, जिससे एक प्रकार की खाई निर्मित हो जाती है जो कि वन अग्नि के प्रसार को धीमा कर सकती है, बीच में की बात या फिर, ठीक है। तो ऐसे रोका जा सकता है इन चीजों को, तो ये उपाय आप दे सकते हैं। बकवास वीडियो देखने से अच्छा है कि ये चीजें देखो, 3 पॉइंट मिल गए, उपाय मिल गए, इफेक्ट मिल गए, शुरुआत मिल गई, और उससे वो कैसे कारण मिल गए। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, कम से कम आपके पास कुछ पॉइंट तो होंगे आपके एग्जाम में। आपकी सफलता और आप में कुछ दूरी तो कम होगी, तो वो कुछ दूरी कम हो, डेली थोड़ी थोड़ी दूरी कम होगी, तो एक दिन आप सफलता जो है प्राप्त कर जाएंगे। आपकी सफलता जो है आपके कदम चूम लेगी। तो वही हम चाहते हैं कि डेली डेली जो आपके बीच में मान लीजिए इतनी दूरी है, तो वो कम होती चली जाए लगातार मेहनत से, और हम आपका साथ देंगे, आपको बताएंगे, तो वो कमी दूर हो जाएंगे और बीच में जो दूरी कम होती जाएगी। एक दिन आपकी सफलता जो है आपके कदम चूम लेगी, और आप जो है अल्पासना या फिर स्ट्रेट पीसेस में जहाँ पे जो है उनकी ट्रेनिंग होती है, वहां पर आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे। आपके पास एक पद होगा, आपके पास रिस्पेक्ट होगी कि भाई उस बंदे ने आईएएस या पीसीएस निकाला है, ठीक है। तो वो रिस्पेक्ट प्राप्त करने के लिए काम करो और सही डिसीजन लो। आपको बाद में भी सही डिसीजन लेने हैं कि किसको सपोर्ट करना है, कहाँ जाना है, कहाँ पढ़ाई करनी है, ठीक है। वनों की उचित निगरानी का प्रबंधन कर सकते हैं। आगे पॉइंट देखें कि वनों की उचित निगरानी और प्रबंधन की वनाग्नि को शुरू होने या फैलने से रोकने में मदद कर सकता है। शुरुआती पहचान, त्वरित प्रक्रिया और प्रभावी समन के लिए वनाग्नि जल्द पता लगाना महत्वपूर्ण है, और इसे भारतीय वन सर्वेक्षण वनाग्नि से प्रभावित क्षेत्रों को विश्लेषण करने, रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए उपग्रह इमेजिंग तकनीकी का हम उपयोग कर रहे हैं। तो ये चीजें टेक्नोलॉजी इस चीज के अंदर यूज हो रही है। ये भी देख ले सकते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी कैसे हम यूज कर रहे हैं इन चीजों के अंदर। वनों की निकटवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षित अग्नि प्रथाओं का अपनाना, यानी कि जैसे क्या कर सकते हैं, वनों की निकटवर्ती ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनमें कारखाने हैं, कोयले की खान है, तेल भंडार है, रासायनिक तंत्र हैं, घरेलू रसोई आदि की आवश्यक रूप से सुरक्षित प्रथाओं को अपनाया जा सकता है कि भाई इन चीजों की वजह से वहां पर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि शिविरों के मध्य जागरूकता और प्रशिक्षण। अंग तो शिविरों को वनाग्नि शिक्षित किया जाना चाहिए कि ताकि वे अवांछित स्थिति के जोखिम को कर सके। तो ये पॉइंट आप दे सकते हैं कि भाई ये चीजें हम अपना सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं निष्कर्ष पर। वनाग्नि प्राकृतिक और मानवीय कारकों के कारण जो है गंभीर रूप से प्रभावित होने वाली एक पुनरावर्ती पर्यावरणीय समस्या है, जिसके प्रभाव में जैव विविधता की क्षति, वायु प्रदूषण, मृदा का संरक्षण जो है क्या होना, क्षरण होना, यानी कि मृदा का क्षरण होता है, और जलवायु परिवर्तन शामिल है। रोकथाम के उपाय, प्रभावी अग्निशमन, साथ ही वनों की कटाई, अस्थायी वन प्रबंधन प्रथाएं, ठीक है, इसके प्रभाव के न्यूनीकरण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इनके दीर्घकालिक प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे पृष्ठभूमि और ऐसे निष्कर्ष, बीच में जो पॉइंट्स हैं, आप ऐसे दे सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो है एक टॉपिक से एक क्वेश्चन हम क्रिएट करते हैं, और एक टॉपिक से हम बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि ये चीज लगातार वीडियोस आपको मिल रही हैं, तो लगातार क्वेश्चन आते रहेंगे। टॉपिक कभी कभी बार रिपीट भी होंगे, अलग अलग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो जो कमी किसी टॉपिक से रह गई है वहां पर पूरी हो जाएगी। तो लगातार आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, चुनौतियां मिल रही, उपाय मिल रहे, उनके कारण मिल रहे। अरे किस चीज की क्या चाहिए आपको। सब्जेक्ट आने वाले हैं, सब्जेक्ट की जो है उसको भी हम मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ाएंगे, ठीक है। और जब आप मेंस को कवर कर लेते हो ना, तो प्रीलिम्स उसका बच्चा होता है, उसका शिशु होता है। वहां पर जो बड़े बड़े क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, तो उनको आप हल कर पाते हो। तो आप मेंस कवर कर लोगे, तो यानी कि 70% लड़ाई आपने जीत ली है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है, इतना बड़ा हिस्सा कवर करना इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन कोई करा सकता है तो वो आंसर राइटिंग है। ये बहुत सारे कारक होते हैं, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो वो आंसर राइटिंग है। मैं हमेशा आंसर राइटिंग को ही चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट कीजिएगा। जो हमें कमेंट कर रहे हैं, हम उनके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हम पे इतना विश्वास आप कर रहे हैं। आपके विश्वास पर हम खरे उतरेंगे और आपके लिए बहुत सारी चीजें लेके हम आने वाले हैं, जिसमें क्या होगा कि आपकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम वो करने वाले हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। प्लीज ये जो चैनल है शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन लोगों तक पहुंच पाए जिनको इसकी जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।